अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। लेवल प्लेइंग फील्ड की मुतलाशी, पकड़ धकड़ और दर्जनों केसेस में घिरी तहरीक इंसाफ को आज पेशावर हाई कोर्ट से राहत की खबर मिली है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है और रिमार्क्स दिए हैं कि साफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए जाने और बल्ले के इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद से तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पर कशमकश का शिकार थी और इस सोच विचार में मसरूफ थी कि इस फैसले को किस कोर्ट में चैलेंज किया जाए, जिसके बाद आज ये फैसला हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुबह पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की गई, जिसमें इस केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी दरखास्त की गई। तहरीक इंसाफ की जल्द समाअत की दरखास्त मंजूर हुई, जिसके बाद एक रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और केस की समाअत से कबल ही तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमा पुरज़्म थे कि उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिलेगा और बल्ले का निशान भी वापस मिल जाएगा। इसके अलावा बार बार इस बात पर इसरार करते हुए भी दिखाई दिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर सकता है। आज ही केस सुना जाए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। पीटीआई को फिलवक्त एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है, लेकिन खदशा यह कि पीटीआई का यह रिलीफ आर्जी ना हो और इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ना दायर कर दे, क्योंकि ये कानूनी सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या किसी भी हाई कोर्ट का सिंगल जो बेंच है, कोई यक रुकनी बेंच है, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई और जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की, जबकि बैरिस्टर गौहर और अली जफर एडवोकेट ने दलाइल दिए। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज किया। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कहा और हमने इंतखाबात कराए, लेकिन 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए। पीटीआई वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंतखाबात ठीक हुए, लेकिन जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए उसकी तैनाती ठीक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले से हम अब इंतखाबात में बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले सकते। यह आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है और आर्टिकल 17 तंजीम साजी का कहता है। आर्टिकल 17 कहता है कि हर शहरी तंजीम बना सकता है। जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि मैंने फैसला नहीं पढ़ा, क्या सिर्फ यही लिखा है कि इलेक्शन कराने वाले की तैनाती गलत है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने यही लिखा है और इस पर इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इंतखाबी निशान एक बुनियादी हक है जो हमसे ले लिया गया है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने कहा कि ये जो दरखास्त गुजार थे इस केस में जिसका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है, जो दरखास्त गुजार थे वो पीटीआई के मेंबर ही नहीं है। जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उमर अयूब इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी नहीं है और उसने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कैसे लगाया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने इस्तफसार किया कि आपके अपने पार्टी के क्या रूल्स हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि हमारी पार्टी के अपने रूल्स हैं। चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के लिए खुफिया बैलेट पेपर के जरिए से इंतखाब होता है। जस्टिस कामरान मियां खेल ने सवाल किया कि आपका आखिरी इलेक्शंस कब हुए थे और बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 2017 में आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ और 2019 में हमने पार्टी आइन में तरमीम की। जून 2023 में हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नए आइन के मुताबिक कराए। फिर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को कलअदम करार दिया और हमें 20 रोज में इलेक्शंस कराने का कहा गया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि अब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है और कागजात जमा हुए हैं। इलेक्शन में मखसूस नशस्तें भी होती हैं, अगर पार्टी निशान नहीं है तो उसका क्या होगा। हमें निशान अलॉट किया जाए ताकि हम अपने उम्मीदवार को टिकट जारी कर सकें और जब तक कि केस का फैसला नहीं होता इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके हमें निशान दिया जाए। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर आज सिंगल बेंच नहीं होता तो फिर आज ही इसका फैसला करते। असद उमर ने जब इस्तीफा दिया तो इसमें कोई तहरीर मौजूद है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बताया कि असद उमर को गिरफ्तार किया गया, फिर वो आए और पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दिया। तमाम मीडिया ने इसको कवर किया। दरखास्त गुजार की वकील ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ पीटीआई ने दरखास्त दायर की और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कि ये हो गया है, इसको अब छोड़ दें, आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब दें। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इलेक्शंस का कहा और उन्होंने कराया। आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि पार्टी के इंतखाबात को कलअदम करार दे। जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कि सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए तो फिर सर्टिफिकेट ही जमा करता है। वकील ने बताया कि बिल्कुल 7 रोज में उसे सर्टिफिकेट जमा कराना है। जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कि आज केस मोशन में है, आप ना आए तो हम उनको सुनने और इंटरिम रिलीफ पर फैसला करते हैं। अब आप आ गए हैं तो आपको सुनेंगे। यहाँ तो ये नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि छुट्टियां हैं, इस केस को छुट्टियों के बाद सुने, जिस पर जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने सवाल किया कि आप बताएं कि पाकिस्तान में कितनी सियासी पार्टियां हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 175 पार्टीज हैं। जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कि किसी और पार्टी को नोटिस जारी किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा
कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि अगर इसको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं किए जाते तो वो इस पार्टी के खिलाफ फैसला दे सकती है। जस्टिस कामरान मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि 2018 इलेक्शंस में इस पार्टी ने हिस्सा लिया तो ये रजिस्टर्ड पार्टी है। जब एक पार्टी रजिस्टर्ड है तो उसने इलेक्शंस कराए और सर्टिफिकेट जमा कर लिया, तो फिर कैसे उन्होंने ये कहा कि ये ठीक नहीं है। जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप लोग आए हैं, हमने आपको सुना, अब तो कुछ करना होगा। अगर आप ना आते तो हो सकता है हम इसको 2 जनवरी को भी डिवीजन बेंच बना देते और उसको भेज देते। पार्टी उम्मीदवारों को कब तक टिकट जारी करना है और इसकी आखिरी तारीख क्या है? अगर पार्टी से इंतखाबी निशान लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है? अगर मुस्लिम लीग नून से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर और JUI से किताब वापस ले ली जाए तो क्या होगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने कहा कि मेरी बात सुनी जाए, तहम्मुल से अदालत की मुआवनत करूंगा। इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी को खत्म करे तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए कि PTI ने कागजात जमा कराए, आपने फहरिस्त में शामिल किया, कागजात ना देते, इलेक्शन कमीशन ने खत्म किया होता, तब सुप्रीम कोर्ट जाते। कहाँ लिखा है कि एक पार्टी तफसील फराहम करे और इलेक्शन कमीशन तस्लीम ना करे? ताम इस केस को कंक्लूड करते हुए इस यक रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम कर दिया और तावक्ते के इस पर कोई डिविजनल बेंच नहीं बनता, 2 रुकनी बेंच नहीं बनता और फिर वो इस केस का फैसला नहीं सुना देता है। बैरिस्टर उमैर खान न्याजी इस फाइनली हेयर हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। उमैर न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप मेरी आवाज़ अब आप तक पहुंच रही है, क्लियर है, और आई होप कि आई एम श्योर कि आपको भी हम सुन सकेंगे। उमैर न्याजी साहब, सबसे पहले तो ये सवाल है कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो रिलीफ मिला है, गैर मामूली रिलीफ है इटसेल्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, रिलीफ गैर मामूली नहीं है। जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो गैर मामूली है। अगर आप देख लें, बुनियादी तौर पे आइन में आर्टिकल 17 अमेंड हो चुका है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना एक स्टैट्यूटरी राइट है जो इलेक्शन एक्ट के तहत होता है। इलेक्शन एक्ट के उस राइट के तहत हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराया। इधर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि एक सिलेक्टिव एहतसाब करना शुरू कर दिया तहरीक इंसाफ का। वो किस वजह से, वो बेहतर उन्हें पता होगा, मगर उसने करना क्या शुरू कर दिया कि निटी ग्रिटीज में जाना शुरू कर दिया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं अपॉइंट हुआ, ये नहीं है, इस तरह की शॉर्टेजेस। हालांकि हफ्ता पहले किसका हो रहा है, परवेज खटक की पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, जैसे वोट कितने लोग कर रहे हैं, टोटल कास्टिंग है 150 की जो शो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि वो इलेक्शन कहाँ हुआ। हमने तो फिर भी अपना ड्यूली एडवर्टाइज किया, हर जगह बताया कि इलेक्शन हमारा इस जगह पे हो रहा है, और उसमें एक ही पैनल आया, उस पैनल को डिक्लेयर किया गया और वो रिजल्ट सबमिट करा दिया। अब इलेक्शन कमीशन ड्यूटी बाउंड था विद इन 7 डेज के हमारा वो रिजल्ट को नोटिफाई करता और हमारा सिंबल हमें एलोकेट करता, मगर किया क्या चंद लोगों की ख्वाहिश पे किसी तरह से तरीके इंसाफ को डिफरेंशिएट किया जाए, उसका सिंबल उससे। लेकिन उमैर न्याजी साहब, एक सवाल जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो ये है कि आपने पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाब क्यों किया? वाई नॉट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या पिंडी क्यों नहीं गए? आप पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों चले गए इसको लेकर? अगर आप देख लें, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ किधर था? इंट्रा पार्टी इलेक्शन चमकनी पेशावर में हुआ था। वेन्यू क्या था? वैसे तो हम कहीं भी जा सकते थे, इसके लिए हम सिंध भी चले जाते तो कोई ममानियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन, यही मेरा सवाल है ना कि उसमें जरूरी तो नहीं कहा कि पेशावर के अंदर अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, मगर पेशावर जाने में आपको या किसी और को क्या एतराज हो सकता है? पेशावर हाई कोर्ट क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो इंडिया की हाई कोर्ट है? मुझे याद पड़ रहा है ना, लाहौर हाई कोर्ट जब कोई डिसीजन देता था नून लीग के हक में तो बहुत बड़ा सवाल होता था कि भाई लाहौर हाई कोर्ट के इंतखाब क्यों करते हैं। तो आज वही उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल हो रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों? नहीं, आप बता दें, उस वक्त सवाल उठना और बात है। अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर किसी को रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देगी, क्या उस पर नहीं बोलेंगे? तो क्या आज ये सवाल आप पे उठ रहा है कि आपको कोई रेड कार्पेट ट्रीटमेंट पेशावर हाई कोर्ट से मिल रहा है तो अनजस्टिफाइड है? स्टे मिलना रेड कार्पेट ट्रीटमेंट है या बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे होना वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट है? बात है कि जो चीज बाय द बुक हो रही होती है उसको आप नहीं कहते। आप रेड कार्पेट ट्रीटमेंट उसको कहते हैं कि एक अपील जो 4 साल से डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाए, उसको आप रिवाइव करके उसका फैसला करने ताकि अगला इलेक्शन में कंटेस्ट। लेकिन सवाल है ना सर, सवाल उमैर न्याजी साहब ये है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी बॉडी है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका ओहदा भी एक हाई कोर्ट के जज के बराबर है। हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच कैसे सस्पेंड कर सकता है ये फैसला, या वो कैसे फैसला सुना सकता है? ये एक लीगल पॉइंट है सर। देखें, एक बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशनल तशख्खुस होना एक अलग बात है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट का जज उसके सर्वियंट है या उसको पूछ नहीं सकता। हाई कोर्ट का जज अगर वजीर आजम पाकिस्तान को घर भेज सकता है
तो वो किसी को भी भेज सकता है। हाई कोर्ट में किसी को कतरान नहीं है, वो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए किसी को भी पूछ सकती है। इस तरह का कोई किसी नहीं, तरह लेकिन का इलेक्शन बात कमीशन ऑफ नहीं है। पाकिस्तान भी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना, इसी को प्ली लेकर, इसी बात की कि भाई ये हमारे फैसले को सस्पेंड नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्या आप ये फोर्स ही कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जाए, अपने फर्दर बायसनेस शो करे कि वो तरीके इंसाफ को विक्टिमाइज करना चाहते हैं, वो कॉन्डक्ट शो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जाए, उन्हें किसने मना किया? नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो रिलीफ मिला है आपको, ये आर्जी रिलीफ साबित हो। रिलीफ आर्जी नहीं साबित होता। बुनियादी देखे ना, रिलीफ मिला क्या है? रिलीफ जो हमारे हक में, तो हमें उन्होंने बाहर से चीज तो नहीं दी। लेकिन 2013 का इलेक्शन हमने किस सिंबल पे लड़ा है? हमने बल्ले पे लड़ा है। 2018 का हमने किस इलेक्शन सिंबल पे लड़ा है? बल्ले पे लड़ा है। बल्ला तो हमसे कोई ले ही नहीं सकता। ये इलेक्शन एक्ट उठा के देख लें कि जो पार्टी लास्ट जिस सिंबल पे लड़ी होती है, फर्स्ट राइट उसका होता है उस सिंबल के लिए। अगर फर्ज महाल आप ये भी मान ले कि तरीके इंसाफ का इलेक्शन वैलिड नहीं था, सिंबल तरीके इंसाफ को नहीं एलोकेट हो सकता, वो सिंबल कहीं और भी नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, किसी को किसी की ख्वाहिश पे ये सिंबल उनकी झोली में जा दिएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक, लेकिन अभी जो बल्ले का इंतखाबी निशान आपको वापस हुआ है, ये भी मशरूत है पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के फैसले से। हाँ जी, ठीक है, उसमें क्या मसला है? देखिए सियासत का मैदान है, सियासत का मैदान कोई, देखिए बल्ले में कोई तिलस्माती कुव्वत नहीं है कि उसने वोटों को खींचना है। बल्ले की मकबूलियत किसकी वजह से? वो इमरान खान की जात की वजह से, इमरान खान के नजरिए की वजह से। लोग कुछ चीजों, दो डिफरेंट चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन हमने लड़ना है और खान साहब बड़े क्लियर है, इलेक्शन हम लड़ भी जाएंगे। सिंबल इररिलेवेंट है, सिंबल ये छोटी जमातों के लिए इशू होगा। वो शायद समझ रहे होंगे कि जी ये अगर किसी परवेज खटक के पास या किसी के पास चला जाए तो कुछ चल जाएगा। देखिए बल्ला चलाने के लिए बल्लेबाज भी चाहिए होता है। लेकिन बल्लेबाज भी तो अभी डिस्क्वालिफाइड है ना, उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। आपको लगता है कि बल्लेबाज भी क्वालिफाई कर सकता है? डिस्क्वालिफाइड किसी सेंस में नहीं है, सेंटेंस सस्पेंडेड है, उस पर केस काफी सारे क्लियर है। खान साहब की कल लाहौर में स्क्रूटनी है, परसों मियां वाली में, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आपकी आंखों के सामने इलेक्शन लड़ेंगे। केस सस्पेंड हुआ सर, सस्पेंड हुआ, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन रिमेन्स द सेम, वो इंटैक्ट है। उसी के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसीलिए जो है ना, ये डिबेटेबल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ये एक लीगल आर्ग्यूमेंट होगा। सीधे अदालतों को फैसला करने दें, ये तो अभी आरओ के पास आएगा ना, आरओ डिसाइड करे इस चीज पे। नहीं, आरओ पहले डिसाइड करेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पहले लग जाएगा? इतराज तो आरओ के पास कोई लेगा तो डिसाइड आरओ करेगा ना। नहीं, लेकिन आज एक दरखास्त भी तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। कराई है, बिल्कुल कराई है। और वो 25 अगस्त के फैसले के खिलाफ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें आपने दरखास्त की है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसको टेकअप किया जाए। अभी मौसम सरमा की तातीलात है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मौजूद हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन 2 जजेस पर मुश्तमिल को बेंच इसकी दरखास्त के ऊपर बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए उस पे बेंच बने ना बने, मेरे अपनी जो है ना उस पे राय बड़ी क्लियर है। मैं समझता हूँ कि कोई कतरन नहीं है, खान साहब उसके बगैर भी लड़ सकते हैं। ये टू बी ऑन द सेफर साइड एक सीएम फाइल की गई थी। जब जजमेंट आप सेंटेंस 426 में सस्पेंड करते हैं, दैट मीन्स जजमेंट हैज बीन सस्पेंडेड। ये कोई उससे ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर खान न्याजी हमारे साथ मौजूद थे। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में कई वाक़यात हैं जो पहली बार हुए थे, लेकिन मौजूदा दौर में कुछ वाक़यात इतने नाकाबिले फ़हम हैं जो कभी भी आइन और कानून पसंद को हैरत में मुब्तला कर देते हैं कि कोई ऐसे मावराए आइन और कानून ये इक़दाम उठा सकता है। ऐसा ही एक कदम पहले निगरान वफाकी काबीना में एक सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले फ़र्द को सिलेक्ट करना था। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, डॉक्टर तौकीर शाह, सरफराज बुगटी के नाम इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त है, जिस पर वक्तन फ़वक्तन कई सियासी जमातों ने तनकीद की और इलेक्शन कमीशन से ऐसी सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद को हटाने की दरख्वास्त की, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस न हुआ। मुख्तलिफ जमातों ने निगरान हुकूमत को डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून की बी टीम करार देना शुरू कर दिया। अब मुख्तलिफ जमातों की तनकीद का जल्द असर ना तो इलेक्शन कमीशन को हुआ और ना ही निगरान वफाकी हुकूमत ने इस इशू को सीरियस लिया और बाद में कुछ ऐसे इंतजामी अफसरान की तकर्री भी कर दी जिन पर एक सियासी जमात के साथ मुखलिस होने का टैग था। इन अफसरान में IG अकबर नासिर खान, IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन शामिल है, जिन पर बहुत से सियासी जमातों को एतराज़ात थे। ये एतराज़ात 12 इलेक्शन कमीशन और बाद में अदालतों में उठाए जाते रहे। अदालतों ने भी कई बार इलेक्शन कमीशन को इस बारे तंबीह की
पहले तो इलेक्शन कमीशन भी इस मसले से इज्तनाब बरत रहा, जिसने संगीन सवालात को जन्म दिया। और सवाल यह था कि इन अफसरान के पास ऐसी क्या सलाहियत है जिसकी वजह से उन पर होने वाली तमाम तर तनकीद को रद्द करके उन्हें इसी मकाम और ओहदे पर बरकरार रखा जा रहा है। ये दोनों अफसरान पीडीएम हुकूमत के दौरान भी इस जगह इन्हीं ओहदों पर बराजमान थे, जिन्हें निगरान हुकूमत ने भी हटाना मुनासिब नहीं समझा। तनकीद जब हद से ज़्यादा बढ़ गई और अदालतों की जानिब से ज़्यादा सवालात उठाए गए तो इलेक्शन कमीशन पहले आहद चीमा को वफाकी काबीना से हटाने का हुक्म देता है, लेकिन फवाद हसन फवाद के मामले पर फिर लहतो लाल से काम लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद निगरान हुकूमत ने एक हफ्ते तक आहद चीमा को अपने ओहदे से नहीं हटाया, लेकिन अब इतलात हैं कि सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद उनको वफाकी काबीना से हटा दिया गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को हटाने का हुक्म दिया। और ये पहली बार नहीं था जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन अफसरान के बारे में हुक्मनामा जारी किया गया हो। इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता कई माह से इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इस्लामाबाद पुलिस के IG और चीफ कमिश्नर को हटाने के अहकाम जारी कर रहा है, लेकिन कई मरतबा मरासले लिखे जाने के बावजूद उन पर अमल नहीं किया गया। कई मरतबा याद दहानी के बाद गुज़श्ता माह वज़ारत दाखिला ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ख़त लिखकर इलेक्शन कमीशन को हिदायत की और उस पर फौरी अमल करते हुए IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को फौरी ट्रांसफ़र करने की सिफारिश की, जिसके बाद इन दोनों अफसरान को हटाने का फैसला किया गया। अब निगरान हुकूमत ने पहले दोनों अफसरान को ओहदों से हटाने की हामी भरी, लेकिन वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने एक बयान जारी किया जिसमें उनका कहना था कि IG इस्लामाबाद कमिश्नर इस्लामाबाद कहीं नहीं जा रहे, वो अपने ओहदों पर और जगहों पर बरकरार रहेंगे। उनके इस बयान के बाद ऐसा लगा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के अहकामात को हवा में उड़ाने का इरादा रखती है और इन अफसरान को अपने ओहदों से हटाने में दिलचस्पी नहीं रखती। बाद में ये खदशात दुरुस्त भी साबित हुए, क्योंकि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से IG अकबर नासिर खान और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को ओहदे से हटाने के अपने फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्त कर दी। और लगता ही है कि इन दोनों अफसरान का कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पास भी। अब ये दोनों अफसरान किसके माँ पर काम कर रहे हैं, इतने ताकतवर कैसे कि कोई भी इनको हटा ही नहीं सकता, बावजूद इसके कि अदालतें बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा एक आईनी इदारा कह रहा है, लेकिन ये दो अफसरान टस से मस नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बहुत सारे रिजर्वेशन रहे हैं और पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर भी कुछ अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर अपने रिजर्वेशन शो कर रही है। तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के दर पे आज दस्तक दी, क्या पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है? नहीं जनाब, हम तो बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं। आदमशुमारी जब से हुई थी, मरदमशुमारी उस वक्त से हम कह रहे हैं कि किस तरह से सीटें कम की गई हैं और वहाँ से एक सिलसिला चला है। और कल भी मैंने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है कि जिसमें 8 पुलिस के SP और SSP 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तैनात कर दिए हैं। 23 तारीख को इजाज़त इलेक्शन कमीशन ने दे दी और वो सारे वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें पीपल पार्टी मजबूत है। तो अब पता नहीं वो क्या क़यामत ढाएंगे ये जो SSP और SP लाए गए। तो ये आज शिकायत की। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई जवाब आया आपको? नहीं, अभी नहीं आया। कल मैंने ये शिकायत दर्ज कराई थी, 23 को उन्होंने इजाज़त दी थी। कल मैंने ये शिकायत दर्ज कराई कि जनाब ये गैर कानूनी है और कानून की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। तो उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये आपने गैर कानूनी काम। देखिए, शेड्यूल आने के बाद तो आप अफसरान का तबादला नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 अफसरान ऐसे हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत में जहां आप इस वक्त बराजमान हैं वहां पर अपॉइंटेड है। एक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है, दूसरे IG इस्लामाबाद है। इनसे मुतालिक तो 12 रिजर्वेशंस का इजहार किया गया, लेकिन ये 2 अफसर तब्दील नहीं किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मसलियत देखते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा इंतखाबी कवानीन बनाने में आपका एक अच्छा खासा अमल दखल है, रूल है, तो ये क्या वजह है कि ये 2 अफसर तब्दील नहीं हो सकता है? जाहिर है कोई ना कोई वजह होती है, किसी के मफाद होते हैं, किसी का फायदा होता है। लेकिन इस तरीके से अव्वल तो पूरा इलेक्शन उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों के हवाले कर दिया। हर चंद के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मौजूद है और वो DRO के फराइज अंजाम दे सकता है, लेकिन और उस पर लोग एतबार भी करेंगे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को कि जो हर वक्त यस्सर करते रहते हैं और अपने जो आका हैं उनकी हर बात को उस पर अमल करते हैं, गलत हो या सही हो उनके पास नहीं होता। नहीं देखिए ना, एक तो ऐसा रिजर्वेशन, एक है शिकवा। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर तहरीक इंसाफ कोर्ट में जाती है और रिलीफ लेकर आ जाती है। आज बल्ले का निशान जो है वापस दे दिया गया तहरीक इंसाफ को। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया है। तो एक रेमेडी तो मौजूद है, एक ऑल्टरनेट फॉरम तो मौजूद है।
रादर देन कि आप कैंपेनिंग करते रहें और वो रियासत ऐसी है जो फ्रूटफुल बिना हो अल्टीमेटली? नहीं, हम ज्यादा तवज्जो इस पे देते हैं कि हम आवाम में जाएं, बजाय इसके कि हम इदारों के पास जाके, हाँ, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उस पर हम एहतजाज जरूर करते हैं और वो हमने लिखवा दिया है, लेकिन इन मामलात के ऊपर, क्योंकि ये रोज ही मामलात हो रहे हैं, तो हम रोज अदालतों के अंदर खड़े रहें, इससे अच्छा ये है कि रोज हम अवाम के बीच में रहें और अपना जो लेकिन अदालतें तो सर आजकल माशी बहुत तेज तामीर नौ रफ्तारी का से इंसाफ दे प्रोग्राम रही है। हैं। जी हाँ, वो दे रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक अपील के बाद दूसरी और दूसरी के बाद, यानी इसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये तमाम एक लंबा एक सिलसिला है और ख़ास तौर से हम अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2018 में जो कुछ हुआ ताज हैदर साहब, उस वक्त ये समझा जाता है कि अदलिया एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम कर रही थी। आज जो कुछ हो रहा है, अगर कोई लाडला है, कोई मुक़्तदर हलकों का लाडला है, तो अदलिया तो उस पे सेम पेज पे दिखाई नहीं देती। क्या आज भी वही अदलिया है जो उस वक्त जिस तरह से अदलिया उस वक्त काम कर रही थी, आज भी वैसे ही कंडक्ट देख रहे हैं, या आपको नहीं लगता कि 180 डिग्री का शिफ्ट है, बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं मामला? नहीं नहीं, बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ख़ास तौर से जब से ये नए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ओहदा अपना संभाला है, जिनको के अताब का निशाना बनाया गया था पहले और जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दाखिल किए थे खुदा की मर्जी से, वो अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने जिस इंसाफ पसंदी का मुजाहरा किया है उससे जो मोहतरम जज साहबान है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे, उनको भी एक ताज़ा हवा मिली है और जो नीचे अदलिया है उसको भी ताज़ा हवा मिली है और अदलिया का एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से निकल जाना एक बहुत ही मुस्बत बात है और मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा बहुत अगर प्रेशर ले रहा है या कोई बात है या वैसे ही उनसे कोई भूल हो रही है, लेकिन ये कि वो भी ताज़ा हवा में सांस लेंगे और जितना भी मुमकिन है वो एक मुनसिफाना इंतखाबात इस मरहले में आके, जो पोलिंग का मरहला है, काउंटिंग का मरहला है, लेकिन जो फिजा नज़र आ रही है उसमें ये कि जो जिसको के सब लाडला कह रहे हैं उनको अगर जिताना है तो फिर बहुत हैवी रेटिंग करनी पड़ेगी, बड़ी शदीद आमदनी करनी पड़ेगी, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि उनको वो पजीराई मिलेगी कि जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं। आप प्री पोल रिगिंग की बात कर रहे हैं या पोल डे रिगिंग की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये 21वीं सदी है सर, 2023 है, डिजिटल मीडिया का दौर है। इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? 2018 में भी यही दौर था, लेकिन तमाम पोलिंग एजेंट्स को उठा के बाहर फेंक दिया गया और जैसे लियारी है तो वहाँ तो 7 दिन तक गिनती होती रही और उसके बाद फैसला दिया गया और हमने कोई 95 पेज की रिपोर्ट बना के मैंने खुद और दोनों पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहिबान मोहतरम नैयर बुखारी साहब और मोहतरम बाबर साहब, उनकी हमराही में मैं गया और मैंने जाके वो पेश की कि जनाब ये हुआ है और उसके अंदर हमसे यही कहा गया कि आपकी इस रिपोर्ट से हमें बड़ी रहनुमाई मिलेगी कि आइंदा इस किस्म की चीज़ें ना हो। बहरहाल अब जैसा भी है, हम कब तक रोना रोते रहें, हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि आने वाले इंतखाबात में हर सीट जीतने की कोशिश की जाए। देखिए ताज हैदर साहब, आपका और बहुत सारे काबरीन का तासुर ये है कि कोई लाडला है, वो नवाज शरीफ की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में पीटीआई को कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, आपको नहीं लगता कि ये मंजरनामा बदल भी सकता है? देखिए, कभी भी एस्टेब्लिशमेंट किसी एक पार्टी पे हाथ नहीं रखता। दो फोर्सेस हैं मुल्क के अंदर, दो ताकतें हैं, एक है हमारा एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा है अवाम। तो जिस वक्त के अवाम की मुंतखब हुकूमत बनती है या असेंबली बनती है तो उस वक्त मुल्क में जमहूरियत होती है। जिस वक्त के बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट अपनी हुकूमत बनाए या पसे पर्दा रह के अपनी प्रेशर डाले
तो उस वक्त मुल्क उसको जमहूरियत नहीं आमरीत कह सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये ऐलान कर रहा था कि हम गैर जानिबदार हैं और हम सियासत में नहीं आना चाह रहे, और इस बात को तस्लीम कर रहा था कि जो उससे पहले के लोगों ने मदाखलत की थी उसका नुकसान हुआ है, इदारों को भी नुकसान हुआ है, मुल्क को भी नुकसान हुआ है। लेकिन फिर जो दाएं बाजू की सियासी जमातें हैं वो उनको फिर वहां पे उसी मकाम पे लाने की कोशिश कर रही हैं कि वो सियासत में मदाखलत करें। हरचंद के जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए थे तो हमने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने दोनों ने लिख के दस्तखत किए थे कि हम में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेगा। तो ये तमाम चीजें अगर नजरअंदाज की जाती हैं, या हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर दस्तखत किए थे या जजों की तकर्रुरी पर दस्तखत किए थे, अगर उससे एक पार्टी दाएं बाजू की वो पीछे हटती है, फरीक दूसरा जो है वो पीछे हट जाता है, तो उससे नुकसान पहुंचता है। तो जहां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के इतने बड़े फायदे हुए और 18वीं तरमीम जैसी तारीखी तरमीम जो थे हम आइन में लाने के काबिल हुए, तो वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें थी कि जिनको 18वीं तरमीम के अंदर नहीं आने दिया गया दाएं बाजू की सियासत की वजह से। लास्टली ताज साहब, इज इट पॉसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबैन कोई इलेक्टोरल अलायंस हो सके? No, I mean there is basically an ideological difference. There is a battle of ideas between the right-wing parties and progressive parties. These two ideas have been at loggerheads for quite a long time. सैयद सिफ्ती हसन साहब मरहूम ने बड़ी मार्कतुल आरा किताब 80 में लिखी थी, बैटल ऑफ आइडियाज इन पाकिस्तान। अब उस बैटल ऑफ आइडियाज ने मिलिटेंट शेप भी इख्तियार कर ली थी, और अब मिलिटेंट विंग्स हैं राइट विंग के जो कि लोगों को कत्ल कर रहे हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं। कल हम जो जिस शहीद की बरसी मना रहे हैं गढ़ी खुदा बख्श के अंदर, उनको इन्हीं इंतहा पसंदों ने, मजहबी इंतहा पसंदों ने जो था वो शहीद किया। मजहबी इंतहा पसंदी की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं थी, हिंदुस्तान के अंदर जरूर मजहबी इंतहा पसंदी नीचे तक पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं, और तासुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमाओं के स्टेटमेंट से यही मिल रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज भी नून लीग के अंदरूनी इजलास में जो हमजा शहबाज शरीफ कायद के सामने फट पड़े और शिकवों के अंबार लगा दिए। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी के साथ काम करने वालों को फौकियत नहीं दी जा रही, उन पर जो पैराशूटर्स हैं और पैराशूटर्स को टिकट्स इशू किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन की रिजर्व सीट से मुताल्लिक न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर इज़ कि ज़किया शाहनवाज साहिबा का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो 4 मरतबा MP रह चुकी हैं। उसके बाद बेगम इशरत अशरफ हैं जो ज़का अशरफ साहब की हमशीरा है, उनको भी रिजर्व सीट के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है, दूसरे नंबर पर ये दूसरी बार MPA बनने जा रही हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो रिजर्व सीट्स के ऊपर 10वें नंबर पे होती थी, अब 10वें से तरक्की पाके 6ठे नंबर पे आ गई हैं। इसी तरह अज़मा बुखारी साहिबा जो 7वें नंबर पे थी वो 5वें पे आ गई हैं। तहमीना दौलताना जो 1993 से कौमी असम्बली के हल्के से रिजर्व सीट के ऊपर भी आती थी, कंटेस्ट भी करती थी, उनको पंजाब असम्बली के अंदर यानी प्रोविंशियल असम्बली के लिए रिजर्व सीट पर नॉमिनेट किया गया है। इसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जो है वो नॉमिनेट किया गया है, जो इस बात का भी इशारा करता है कि मरियम नवाज़ साहिबा शायद प्रोविंशियल असम्बली को जो है वो तरजीह दे रही हैं। और यहाँ से क्योंकि उनके अपने ही जो हस्बैंड हैं वो भी कह चुके हैं, कैप्टन सफदर के पंजाब की वज़ारत आला की उम्मीदवार वो हैं। इसी तरह सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब की जो भतीजी हैं बुशरा अंजुम भट्ट, वो भी तीसरी बार MPA बनने जा रही हैं अपना हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ। और उसके साथ साथ सरगोदा से साबिक़ MNA अदनान हयात नून की अहलिया ताहिया नून एक बार फिर MPA होंगी रिजर्व सीट पर। उज़मा कारदार जो पाक साहब की मुनर्रिफ रहनुमा है, उनका नाम भी 26वें नंबर पर डाला गया है। अब इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन की रिजर्व सीट्स पे थे, लेकिन 2023 की इन नॉमिनेट करदा सीट्स के अंदर मौजूद नहीं है, और यही वजह है। और इसमें राबिया भट्ट साहिबा का नाम भी नहीं है, जो अहमद भट्ट साहब हमजा शहबाज के बड़े देरीना साथी हैं, उनकी फैमिली से आती है। तो हमजा शहबाज को बहुत सारे शिकवे हैं। इसी तरह पार्टी के बहुत सारे लॉयलिस्ट जो हैं वो बहुत शिकवे कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, जिस तरह से सीटों पर बंदरबाट हो रही है। अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सस्ता आखिर क्या है। बहुत सी चीज़ों के सस्ता होने की बात हो रही है, लेकिन इन एक्चुअल क्या सस्ता है। गुज़श्ता 6 माह से पूरी दुनिया में अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इसका रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा।
कभी डॉलर का बढ़ता रेट तो कभी ज़्यादा लागत का बहाना बनाकर अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमें आपको ये बताने के लिए सिर्फ 20 सेकंड्स का वक्त है कि पाकिस्तान में सस्ता क्या है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो सस्ता हो रहा हो। बावजूद इसके कि अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हो रही हैं, बावजूद इसके कि डॉलर के मुकाबले में रुपया कुछ मस्तहकम हुआ है, लेकिन अशिया खुरोनोश की कीमतें आम आदमी की दस्तरस से बाहर नहीं है, बहुत बाहर है। तो कहना पड़ता है कि ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। यही है जो सस्ता हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।